प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजिया यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। आइए इस प्रारंभ करते हैं आज हम फिर अपना सीजी टेट जो सॉल्व है उसका आपका जो आज का जो भाग है, जो हम सीरीज लेके आए हैं, वो सीरीज का आज 12वां भाग है। और 12वां भाग में हम 2017 के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का जो सॉल्व है उसको देखेंगे। और प्रथम भाग का प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, है नहीं। तो इसमें प्रश्न पहला बोलता है कि विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है, तो अगर कोई चीज है तो वह है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि विषय शिक्षक है। विषय शिक्षक को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरणा विषय शिक्षक है, क्योंकि विषय शिक्षक अपने विशिष्ट विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि में कुशल होते हैं। प्रभावी शिक्षण के लिए विषय अध्यापकों को अपने पाठ की सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए, जिससे बच्चे सहजता से सीख सकें। अगर कोई बच्चा कोई शिक्षक विशेषज्ञ है तो उसके बारे में वो तरह तरह की एग्जाम्पल, उदाहरण और मॉडल और टीएलएम जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रस्तुत करके बच्चों को अच्छी तरीके से प्रेरित कर सकता है संबंधित विषय में। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, बच्चे के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित यानी कि विद्यालय से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है, तो अगर वो कोई है तो वह है ऑप्शन नंबर सी, जो है सतत मूल्यांकन। बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक सतत मूल्यांकन है। यह छात्र के पास मौजूद वास्तविक ज्ञान को दर्शाता है। साथ ही साथ सतत मूल्यांकन नियमित एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चलती है, अर्थात सीखना, सिखाना एवं मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये सतत मूल्यांकन जो है सीसी जो बोलता है उसमें है बच्चों का सतत मूल्यांकन करते रहना चाहिए, ताकि ये देखने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि बच्चा कितना सीख पा रहा है, हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो चीजें हैं बच्चा कितना समझ पा रहा है, हमें और उसमें अपनी गतिविधियां में अपनी जो पढ़ाने के तौर तरीके हैं उसमें क्या परिवर्तन करना होगा, इन सब चीज़ों को, या फिर बच्चा कितना सीख पा रहा है, सीखने में कठिनाई या सीख रहा है तो ठीक ठाक है, इन सब चीज़ों को जानने के लिए सतत मूल्यांकन जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे हम, एक विषय के लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है, तो अगर वो कोई है तो वो है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, है नहीं, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सकें, तो यही ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि एक शिक्षक के लिए विद्यालय के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान अवश्य है, जिससे विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सकें। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान शिक्षकों को सभी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुसार उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 देखें, आप निम्नलिखित में से किस जोड़ों का सही संबंध नहीं है। अगर नहीं है यानी कि गलत की ओर बात कर रहा है, और नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि गांधी जी प्रदूषित हाथ, यही नहीं है, बाकी सब सही है। फुरबेल जो है खेल खेल में वो चीज किया था, मरिया जो है मरिया मॉन्टेसरी अलग सोच के थे और केलर जो है थे सहायक शिक्षण के थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि गांधी जी प्रदूषित हाथ जोड़े का सही संबंध नहीं है, क्योंकि गांधी जी ने हस्त कौशल पर जोर दिया था, जबकि अन्य सभी जोड़ों का सही संबंध है, यानी कि फ्रेडरिक फ्रोबेल खेल खेल में, मरिया मॉन्टेसरी अलग सोच में और हेलन केलर ने सहायक शिक्षण में। और गांधी जी जो थे इसमें, जो गांधी जी थे वो प्रदूषित हाथ के लिए नहीं, वो हस्तकला के लिए आगे बढ़ाए थे, जो स्किल होता है उसके लिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 है, एक बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष है और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी ऑप्शन नंबर बी होगी, यानी कि 125 होगी। और जब हम बुद्धि लब्धि को निकालते हैं तो उसका एक सामान्य सूत्र है कि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु गुणित 100। तो अगर इसको करें तो अगर हमारा जो मानसिक आयु बोल रहा है 15 है और वास्तविक आयु और उसका शारीरिक आयु जो वास्तविक आयु है वो 12 है, उसको 10 से उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो काट देना है इसको, तो इसका 5 गुणित 25 हो जाएगा, 15 एकम 15, 5 पच्चे 25 और इसको काट दिया तो 25 गुणित 5 बराबर 125 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित है, अगर कोई सम्मिलित है तो उसमें उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्योंकि मूल्यांकन में सीखने वाला पाठ्यक्रम और शिक्षण के उद्देश्य तीनों निहित होती हैं उसमें, यानी कि सम्मिलित होती हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला पाठ्यक्रम या तथा शिक्षण के उद्देश्य सम्मिलित है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक है, यह शिक्षकों और विद्यार्थियों के शिक्षण और अधिगम को सुधार करने में भी मदद करता है। यह एक सतत प्रक्रिया है ना, आवधिक अभ्यास नहीं है। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे हम, विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। तो अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो ऑप्शन नंबर डी
की ओर जाएंगे और ऑप्शन नंबर डी ही कहता है कि स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बोलता है विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। इस विकास के लिए स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे। बच्चे अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए शिक्षकों को पहले उनके सामने एक आदर्श स्थापित करना चाहिए, जिससे छात्रों में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। और सही कथन जो बोल रहा है वो सही कथन इसमें ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यापक के अनुभव अथवा विधता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है, अभी तक अध्यापकों के लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि अध्यापक के अनुभव अथवा विधता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। कथन सही है क्योंकि इससे बच्चे के सीखने की जरूरतों और क्षमताओं में अंतर्दृष्टि विकसित करने में मदद करती है तथा सुधारात्मक उपाय भी किए जा सकते हैं। प्रश्न 9 है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। तो अगर समावेशी शिक्षा से अभिप्राय जो है तो ऑप्शन नंबर बी है, और ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। बी कहता है कि अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, उसी को समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो उसके एक्सक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जो एक्सक्लूसिव समावेशी शिक्षा से आज से उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। दूसरे शब्दों में समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बालकों से अलग शिक्षा देने की विरोधी है। इसका उद्देश्य सभी छात्रों को बिना भेदभाव किए एक साथ शिक्षा के समान अधिकार या फिर समान अवसर उपलब्ध कराना होता है। प्रश्न 10 है, अधिगम विकलांग बच्चों अधिकतर होते हैं, अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, यानी कि जो निम्न उपलब्धि होता है उसमें ये होता है कि अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। सीखने की अक्षमता सामान्य या उससे अधिक बुद्धि वाले बच्चे में पाया जाने वाला एक सिंड्रोम है नहीं, जिसमें पढ़ना डिसलेक्सिया, लिखना, डिस्ग्राफिया तथा गणित जिसको हम लोग डिस्कैल्कुलिया अधिगम में विशिष्ट कठिनाई होती है। ये बच्चे सामान्य छात्रों की तुलना में उतनी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे हम। प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन सी कहता है कि प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप होना चाहिए। सीखना व्यवहार या ज्ञान में एक परिवर्तन है जो अनुभव से उत्पन्न होता है। अधिगमकर्ता के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होने से वे सहज रूप से सीखते हैं। प्रश्न 12 है, शारीरिक विकास उसके अंगों, इंद्रियों तथा शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक की आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए। बालक को जीना सिखाना शिक्षक का कार्य यही है। उपयुक्त कथन है, अगर वो कथन है तो वो फ्रोबेल ने दिया था। उपयुक्त कथन फ्रोबेल का है। फ्रोबेल किंडरगार्टन प्रणाली के संस्थापक थे। इनके अनुसार मनुष्य समृद्ध अंतर्निहित क्षमताओं का अवतार है और इन क्षमताओं को विकसित करने, पढ़ाने और साकार करने में उसकी सहायता करना शिक्षक का कार्य होता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषताएं हैं। तो अगर वो हैं तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि कभी कभी अधीरता तथा ध्यान केंद्रित न करना यही इसका है। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि प्रतिभा संपन्न बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख विचारों और अभिव्यक्ति में नवीनता, समस्या समाधान की उत्तम क्षमता, अमूर्त और प्रतीकात्मक सोच के लिए उच्च क्षमता और सहज और विविध रुचि। प्रश्न क्रमांक 14 है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण अगर होता है तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण से होता है। प्रश्न नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर सी कहता है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण निदानात्मक परीक्षण से ही होता है। निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य बच्चे की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना तथा कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाना है। प्रश्न 15 कहता है कि निम्नलिखित में से बुद्धि लब्धि का प्रकार नहीं है। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि विश्लेषण बुद्धि ही नहीं है, यही सही है, क्योंकि विश्लेषण बुद्धि बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि प्रस्तावित की है, जिसमें 8 प्रकार की जो बुद्धि है उसको मैं कह देता हूँ और सुन लीजिए आप लोग। कहने का यह है कि पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है संगीतात्मक बुद्धि, तीसरा है दृश्य स्थानिक संबंधी बुद्धि, चौथा है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि और पांचवा है तार्किक गणितीय बुद्धि और छठवां है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि
और 7वां है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि और 8वां है प्राकृतिकवादी बुद्धि। प्रश्न क्रमांक 16 है वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उसके कालानुक्रमित आयु से कम होती है कहलाते हैं। वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु उनके कालानुक्रमित आयु से कम होती है वो बच्चे अगर कहलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मंदित बालक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि जिन बच्चों की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है उसे मंदबुद्धि या मंदित बालक कहा जाता है। बुद्धिलब्धि आईक्यू को मानसिक आयु को कालानुक्रमित आयु सीए से विभाजित और 100 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि मानसिक आयु एमए बत्ती कालानुक्रमिक आयु ए बराबर 100 होता है। तो समझ गए कि क्या कहना चाहता है वो, कि वह बच्चे जिसकी मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु में कमी होती है वह मंदित या फिर मंदबुद्धि बालक होता है। प्रश्न 17 है कि उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है, तो अगर वो है तो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि खोज अधिगम है। क्योंकि उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में खोज अधिगम सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त इसलिए है क्योंकि खोज आधारित अधिगम उच्च स्तरीय चिंतन और कौशल में सुधार करती है। इनका निम्न संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के अधिगम में छात्र अपने संज्ञान के माध्यम से समस्या के लिए सही दृष्टिकोण ढूंढकर सीखते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 है अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो वह क्या करेगा, तो वह एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाएगा। शिक्षक ये काम करेगा, उसको डांटे पुचकारेगा नहीं। तो 18 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, क्योंकि अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो उसे एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को यादगार बनाना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति तब होती है जब छात्र कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और कुछ भी सीखने में असमर्थ होते हैं। यह तब भी हो सकता है जब उसे लगता है कि शिक्षक द्वारा अपनाई गई शिक्षण विधि में कोई रुचि नहीं है, बच्चा कोई रुचि नहीं ले रहा है। प्रश्न क्रमांक 19 से आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था, है नहीं। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है, तो यह सोपान के जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रदीपन के अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्किमिडीज ने प्रदीपन के अंतर्गत अपनी समस्या का समाधान पाया था। यह इस सोपान के अंतर्गत विचार शिक्षार्थी समस्या या अंतर्दृष्टि अनुभव करता है जब एक नया समाधान विचार या संबंध उभरता है। इस प्रकार वह अपने विचारों में सुधार करने या नए लोगों को तैयार करने का भी प्रयास करता है। प्रश्न क्रमांक 20 से पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि व्यवहारवादी की है। क्योंकि पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता व्यवहारवादी अधिगम उपागम की है। व्यवहारवादी उपागम वह उपागम जो अधिगम को उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच के संबंध के रूप में वर्णित करता है, वह व्यवहारवादी उपागम होता है। अधिगम के लिए यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि व्यवहार की शुरुआत सजगता से होती है। प्रश्न 21 है क्योंकि बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्नलिखित विधि से सीखते हैं। अगर वो सीखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि अनुबंधन प्रक्रिया से सीखते हैं। क्योंकि बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः अनुबंधन प्रक्रिया से सीखते हैं, क्योंकि अनुबंधन को अधिगम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रतिक्रिया प्राप्त करने की क्षमता एक उद्दीपन से दूसरे उद्दीपन में स्थानांतरित हो जाती है। स्किनर का मानना था कि भाषा अनुबंध के सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जिसमें सहचर्य, अनुकरण और पुनर्वर्णन शामिल है। प्रश्न क्रमांक 22 है वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी, तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में अगर कोई विद्यार्थी है तो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों के विद्यार्थी पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसके लिए गहन ज्ञान की जरूरत पड़ती है। वह वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जो सभी व्यक्तिपरक तत्वों से मुक्त होता है। प्रश्न क्रमांक 23 है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगर शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो उपरोक्त सभी है, क्योंकि स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और एंडोक्राइन ग्लैंड, ये तीनों जो है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। आइए देखते हैं इसको और डिटेल में। क्योंकि शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत स्नायुमंडल, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों की वृद्धि तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स आदि शामिल है। विकास के प्रमुख क्षेत्र जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक और भाषा एकीकृत व समग्र प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं। शारीरिक विकास वह प्रक्रिया है जो शैशवावस्था में शुरू होती है और किशोरावस्था के साथ साथ स्थूल और सूक्ष्म मोटर कौशल पर केंद्रित उत्तर किशोरावस्था तक जारी रहती है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24 है सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। तो अगर वो कोई है तो ऑप्शन नंबर ए है, वह रचनात्मकता कहलाता है। क्योंकि सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक
और लाभप्रद विचार समाहित हो रचनात्मक रचनात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रचनात्मक कहा जाता है। किसी विचार या अवधारणा को नया, मौलिक और उपयोगी बनाने में शामिल सोचने की प्रक्रिया को रचनात्मक कहा जाता है। रचनात्मक सोच का मुख्य उद्देश्य सबसे पहले सत्य की बजाय नवीनता पर होता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है, तो अगर वो भी कोई है तो ऑप्शन नंबर ए है। और ऑप्शन नंबर ए कहता है कि एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य करना समायोजन है। यानी कि एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। इसका उपयोग छात्रों की गैर संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए किया जाता है, तो यह उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। यह एक ही समय में सभी के लिए समान कार्य निर्धारित करता है ताकि प्रदर्शन का उचित मूल्यांकन किया जा सके। प्रश्न क्रमांक 26 है, बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं। यह कथन किसका है? तो अगर यह कथन किसी ने दिया है तो वह जीन पियाजे ने दिया है, क्योंकि उपयुक्त कथन पियाजे ने दिया है। पियाजे ने सक्रिय शिक्षार्थी पर जोर दिया है जो किसी वस्तु या घटना का स्वयं अवलोकन, कार्य, संशोधन, परिवर्तन और निर्माण कर सकता है। उनका सिद्धांत यह समझने में भी मदद करता है कि बच्चे पर्यावरण के साथ साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं। इस सिद्धांत को रचनावाद के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 27 यानी जिसको हम 27 कहते हैं, अधिगम का परिणाम है। अगर अधिगम का कोई परिणाम है तो रूपांतरण एवं विकास है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अधिगम का परिमाण यानी कि अधिगम का परिणाम रूपांतरण एवं विकास है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार को संशोधित या परिवर्तित किया जाता है। संशोधन और विकास सीखने का परिणाम है, क्योंकि यह परिवर्तन लाता है जो व्यक्ति में सुधार का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रश्न क्रमांक 28 से किसने कहा अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है? तो अगर ये किसने कहा तो इसने किया है गैसीरल व अन्य ने किया है, क्योंकि उपयुक्त कथन गैसीसन व अन्य ने कहा है। गैसीसन एवं अन्य ने कहा है कि बच्चे के बीच अंतर प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता और पर्यावरण उत्तेजना में भिन्नता के कारण सबसे अच्छा हो सकता है। कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। दो व्यक्ति के बीच अंतर को व्यक्तित्व अंतर कहा जाता है। व्यक्तित्व भिन्नताएं बुद्धिमत्ता, प्रेरणा और दृष्टिकोण से भी संबंधित होती है। प्रश्न क्रमांक 29 है, एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका अगर है कोई तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी कहता है कि एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सर्वोत्तम तरीका उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना है। बालक को अभिप्रेरित करने के निम्नलिखित तरीके हैं, क्योंकि निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहन करना, रचनात्मकता विकसित करने का अवसर और आत्म मूल्यांकन के अवसर और गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और बच्चों को उसकी क्षमताओं और प्रतिभा का उपयोग करने का अवसर दिया जाना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 30 है और सीडीपी का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि विद्यार्थी में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है, तो है ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है, यही सही आंसर है। यानी कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका उन विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक है। समस्या समाधान कौशल छात्रों को समस्या का स्रोत आधारित करने और उस स्रोत निर्धारित करने और एक प्रभावी समाधान खोजने में मदद करते हैं। ये ऐसे कौशल हैं जो छात्रों को समस्या प्रभावी ढंग से और वास्तविकता के आधार पर पहचानने और हल करने में भी मदद करते हैं। प्रश्न क्रमांक अब हम देखेंगे हिंदी भाग, है नहीं, द्वितीय भाग हिंदी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 जिसको हम 31 बोलते हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं 31। परिवेषण कहते हैं, परिवेषण किससे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी कहता है कि परिवेषण हम उसको कहते हैं जो विशेषण के विशेषण को परिवेषण कहते हैं। विशेषण के विशेषण को परिवेषण कहते हैं, अर्थात जो शब्द विशेषण शब्द की विशेषता को बताता है उसे परिवेषण कहते हैं। जैसे मोहन बहुत बुद्धिमान लड़का है, उसको परिवेषण कहते हैं, नहीं, इस वाक्य में बुद्धिमान विशेषण है जबकि बहुत परिविशेषण शब्द है। प्रश्न क्रमांक 32 देखेंगे हम, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है? अंगूठा चूमना मुहावरे का जो प्रयुक्त होता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खुशामद करना, है नहीं। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना। चापलूसी करना होता है वाक्य प्रयोग, राकेश अपनी पदोन्नति के चक्कर में प्रायः अपने अधिकारियों के अंगूठे चूमने में व्यस्त रहता है। अन्य मुहावरा एवं उनके अर्थ है मोहब्बत का इजहार करना, प्यार करना, अदब करना, आदर प्रकट करना, घी के दीपक जलाना, खुशियां मनाना। प्रश्न क्रमांक 33 है, व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम
व्यंग्यार्थ कहते हैं, यानी कि व्यंजना से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति में वाक्य तो समान होता है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक श्रोता के लिए भिन्न होता है। प्रश्न 34 है निजवाचक। प्रश्न क्रमांक 34 है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य से हुआ है? अगर कोई वाक्य से हुआ है तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आप भला तो जग भला से हुआ है। उपयुक्त विकल्पों में आप भला तो जग भला में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम शब्द जो स्वयं के प्रयोग होता है, जैसे आप, अपना आदि, जैसे जिससे स्वयं का होता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक हम 35 देखेंगे। गाल बजाना का सही अर्थ क्या है? तो गाल बजाना का कोई सही अर्थ है तो वह डी घाघना। गाल बजाना का सही अर्थ है तो वह है डी घाघना। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ डी घाघना होता है। वाक्य प्रयोग है रमेश दिन भर गाल बजाते फिरता था, परंतु परिणाम आने पर परीक्षा में उत्तीर्ण भी न हो सका, है ना। गाल बजाना यानी डी घाघना होता है। प्रश्न 36 से उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? तो उपसर्ग जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शब्द के पहले उपसर्ग लगाया जाता है और शब्द के बाद में प्रत्यय लगाया जाता है। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। शब्द के बाद में प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे उन्नति, उत धन नति, यानी कि उत उपसर्ग है। प्रहार, प्रधनहार बराबर प्र उपसर्ग है। लुटेरा, लुट धन एरा, यानी कि एरा प्रत्यय है। मिठास, मीठा धन आस बराबर प्रत्यय है। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के अंतिम में बाद में लगता है। कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है? तो अर्धविराम का जो चिन्ह है वो ऊपर में बिंदु, अर्धविराम और अल्प विराम में अंतर होता है। तो ऊपर में जो बिंदु होगा एक हो, ऊपर में बिंदु और उसके नीचे फिर अल्प विराम जैसा एक चिन्ह होगा। उपयुक्त विकल्पों में ऑप्शन नंबर यानी कि डी अर्धविराम है, और विस्मय विराम जो है वो खड़ी डंडी है, उसके नीचे कोलर रहता है। अल्प विराम में सिंगल रहता है। प्रश्नवाचक प्रश्न विराम में प्रश्नवाचक का चिन्ह रहता है। प्रश्न क्रमांक 38 है आनंदमय कौन सा समास है? तो आनंदमय जो है तत्पुरुष समास है, क्योंकि आनंद मग्न में तत्पुरुष समास है। इसका समास विग्रह आनंद में मग्न होता है। तत्पुरुष समास वह सामासिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर दो शब्दों के बीच व्यक्ति का लोप हो जाता है, जैसे जलमग्न, वनवास, मूर्तिकार, कालजयी आदि, है नहीं। यही है क्या कहता है आनंद मग्न में तत्पुरुष समास, इसका समास विग्रह आनंद में मग्न होता है। तत्पुरुष समास वह समसायिक पद जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर दो शब्दों के बीच व्यक्ति का लोप हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 39 है समय एवं स्थान के बचत के आधार पर कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समय एवं स्थान के बचत के आधार पर अब लाघव विराम का प्रयोग पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अपूर्ण विराम, अर्धविराम, योजक या फिर संबंध चिन्ह। संधि किसे संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के अगर कोई प्रकार होता है तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखते हैं स्वर संधि क्या कहता है। स्वर संधि स्वर वर्ण से स्वर वर्ण, स्वर संधि को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण से स्वर वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार स्वर संधि कहलाते हैं, जैसे विद्याधनालय बराबर विद्यालय। व्यंजन संधि व्यंजन वर्ण से व्यंजन या स्वर के मेल से उत्पन्न विकार व्यंजन संधि कहलाता है, जैसे उत धनलास बराबर उल्लास। विसर्ग संधि हम किसको बोलते हैं? विसर्ग के साथ स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार विसर्ग संधि कहलाता है, जैसे दुख प्लस पाप बराबर दुष्पाप आदि। प्रश्न 41 है निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्हित कीजिए। तो शुद्ध रूप जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि आपका मित्र मिला, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। उपयुक्त विकल्प में वाक्य का शुद्ध रूप निम्नलिखित है, आपका पत्र मिला, धन्यवाद। बाकी देखते हैं आपका पत्र सधन्यवाद मिला, ऐसे गलत है। फिर ये बोलता आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये भी गलत है। सधन्यवाद आपका पत्र मिलत्र, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 42 है जिसको हम 42 कहते हैं। सध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो सध्वनि का जो उच्चारण स्थान है तालु है, क्योंकि तालु से ही होता है। बोलकर देखिए एक बार सब बोल से जोर से बोलिए स तालु से हो रहा है ना। हाँ, तो सध्वनि का जो उच्चारण स्थान होता है तालु, ताला में होता है, जबकि स का उच्चारण स्थान दंत तथा स का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यानी कि जो स है स श 3 जो स होते हैं ना, तो ये संयम वाला स है उसका स्थान क्या है? तालु है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 43 है लेकिन किस भाषा का शब्द है? लेकिन जो है किस भाषा का शब्द है? लेकिन जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में लेकिन फारसी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के शब्द देखेंगे हम
तो अरबी भाषा में हमको दिखेगा हलवा मतलब कीमत आदि। अरबी भाषा के शब्द हैं हलवा मतलब कीमत आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं चश्मा पेशा चादर आदि। फारसी भाषा के शब्द हैं चश्मा पेशा चादर आदि। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं कप्तान बोतल अफसर आदि। 44 ने किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने जो है पहला नंबर कर्ता की है। विभक्ति को देखेंगे हम तो विभक्ति हमको याद करना होगा, क्योंकि विभक्ति देखिए कारक विभक्ति है नहीं, कारक है इधर एक तरफ कारक एक तरफ विभक्ति। देखिए शुरू करते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से अलगाव के लिए संबंध का के री रा रे री नानी ने अधिकरण में पेपर संबोधन हे हो अरे। प्रश्न 45 से लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ होता है। लंगोटी में फाग खेलना का जो अर्थ है वो दरिद्रा में आनंद मनाना होता है। दरिद्रा में आनंद मंगाना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ दरिद्रा में आनंद मनाना होता है। वाक्य प्रयोग कुछ वर्ले लोग ही होते हैं जो लंगोटी में फाग खेलते हैं। प्रश्न 46 से प्रश्न क्रमांक 46 से अंबर का अनेकार्थी शब्द है तो वह है आकाश या कपड़ा। उपयुक्त विकल्पों में आकाश तथा कपड़ा अंबर के अनेकार्थी शब्द होते हैं। प्रश्न क्रमांक 47 से वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो अगर वो कोई क्रिया है तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि संयुक्त क्रिया है। वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि संयुक्त क्रिया जो होता है दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं के मेल से बने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने नाश्ता कर लिया, पिताजी बाजार से आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 48 है इनमें से कौन सा अर्थ आंख लगना मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है? आंख लगना का होता है नींद आ जाना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो, क्योंकि आंख लगना मुहावरे का अर्थ नींद आना होता है। रात्रि में देर रात तक जगने के कारण कार्यालय में मोहन की आंख लग गई थी। प्रश्न 49 है सीता स्कूल गई है इस वाक्य में से किस काल को दर्शाता है? तो सीता जो स्कूल गई है वो आसन भूतकाल को दर्शाता है। गई है आने वाला भूतकाल को दर्शा रहा है ना। इस आसन भूतकाल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के कुछ समय पहले ही पूर्ण होने का पता चले वह आसन भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने खाना खाया है, यह आसन भूतकाल का है। प्रश्न 50 है कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि वह कलकत्ता जाता है। सामान्य वर्तमान का बोल रहा है, वह कलकत्ता जाता है, वह कलकत्ता जाता है सामान्य वर्तमान काल का है। वाक्य है सामान्य वर्तमान काल बोलता है क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इस वाक्यों के अंत में तात है, ती है, ते है, ता हूँ आदि आता है। प्रश्न क्रमांक 51 है सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्योधन उदय, यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि सूर्यधन उदय बराबर सूर्योदय है नहीं। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्यधन उदय होता है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि अ अथवा आ के बाद ई उ तथा री आने पर क्रमशः ई का ए, उ का ओ तथा री का अर हो जाता है। उ तथा री का अर हो जाता है। जैसे कमल ई का अर हो जाता है। जैसे कमल धन ईश बराबर कमले, जैसे कमल धन ईश बराबर कमलेश। महाधन उदय बराबर महोदय। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। प्रश्न क्रमांक 52 देखेंगे हम। महाधन ऋषि बराबर महर्षि। प्रश्न क्रमांक 52 देखेंगे हम। मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? प्रश्न क्रमांक हम 52 देखेंगे। मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो मूलतः प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 प्रकार हैं, है नहीं। देखते हैं कौन कौन सा है। वह शब्दांश जो मूल शब्द के बाद प्रयुक्त होकर यौगिक शब्द निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मूलतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत प्रत्यय, दूसरा है द्वतित प्रत्यय। प्रश्न क्रमांक 53 देखेंगे। नीचे लिखे प्रश्न क्रमांक 53 देखेंगे। नीचे लिखे शब्दों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाववाचक संज्ञा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि नम्रता है, नम्रता ही वो स्वभाव है, उसमें नम्रता की भाव है, दयालुपन है उसमें, है नहीं। देखिए क्या बोलता है। उपयुक्त विकल्पों में नम्रता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा कहता है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, सुंदरता, मुस्कुराहट, नीचता आदि। प्रश्न क्रमांक 54 है रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? तो अगर वो नहीं है तो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि कर्म वाक्य का भेद नहीं है।
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य होते हैं, है नहीं, कर्म वाक्य नहीं होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न क्रमांक 55, 56, 57 के लिए कुछ निर्देश दिए हैं और इस निर्देश को हमको पढ़ना होगा, यानी कि एक पैसेज है गद्यांश है। प्रदूषण न केवल किसी एक राष्ट्र की अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भयानक समस्या है। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण में किसी तत्व का संतुलित मात्रा में विद्यमान होना। प्रदूषण विज्ञान की देन है कि रोगों का नियंत्रण है और प्राणियों की अकाल मृत्यु का संकेत है। प्रदूषण इस मनोहर धारा को नरक तुल्य बनाने पर तुला है। प्रदूषण ने सर्वप्रथम पर्यावरण को दूषित कर दिया है। पर्यावरण का जीवन जगत के स्वास्थ्य एवं कार्यकुशलता से गहरा संबंध है। यदि पर्यावरण शब्द है तो मानव का मन एवं तन शुद्ध, स्वस्थ एवं प्रफुल्लित रहता है। मनुष्य की कार्यकुशलता बनी रहती है। पर्यावरण को पावन बनाने में प्रकृति का विशेष हाथ है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ा नहीं कि पर्यावरण दूषित हुआ नहीं, पर्यावरण के दूषित होने की जीव जगत रोगग्रस्त दूषित होते ही जीव जगत रोगग्रस्त हो जाता है। प्रदूषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, सामाजिक प्रदूषण और प्राकृतिक प्रदूषण। सामाजिक प्रदूषण में समाज के लोगों के दूषित विचार होने से उत्पन्न होता है। धार्मिक प्रदूषण और नैतिक प्रदूषण सामाजिक प्रदूषण के ही रूप है। प्राकृतिक प्रदूषण प्रकृति के विभिन्न घटकों में संतुलन बिगड़ने से होता है। उदाहरण के लिए जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण और ताप प्रदूषण। प्रदूषण चाहे सामाजिक हो या प्राकृतिक, नितांत चिंतित होता है। तो आइए प्रश्न देखते हैं 55। उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। अगर कोई शीर्षक है तो ऑप्शन नंबर सी है, प्रदूषण एक अभिशाप है, क्योंकि उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक प्रदूषण एक अभिशाप होगा। प्रश्न क्रमांक 56 है, प्रदूषण के द्वारा किस घटना का होना उल्लेखित नहीं है। अगर कोई घटना का उल्लेखित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि महामारी फैलना है। क्योंकि उपयुक्त गद्यांश में प्रदूषण के द्वारा प्राणियों की अकाल मृत्यु, प्रकृति का संतुलन तथा जीव जगत के रोगग्रस्त होने के लिए उल्लेख है, जबकि महामारी का फैलना गद्यांश में उल्लेखित नहीं है। गद्यांश में उल्लेखित नहीं है। प्रश्न 57 है, किस प्रदूषण को सबसे अधिक हानिकारक समझा गया है। अगर कोई प्रदूषण है हानिकारक तो है प्राकृतिक प्रदूषण होता है। उपयुक्त गद्यांश में के अनुसार प्राकृतिक प्रदूषण को सबसे अधिक हानिकारक समझा गया है। प्रश्न क्रमांक 58 देखेंगे हम, इनमें से कौन सा लेखक कौशल से संबंधित। प्रश्न क्रमांक 58 देखिए, इनमें से कौन सा लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। अगर वो नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि उपरोक्त में कोई नहीं होगा। लेखन कौशल से उपरोक्त में से कोई संबंधित नहीं है। वर्ण रचना, वर्तनी और रचना, ये सभी लेखन कौशल के महत्वपूर्ण घटक हैं। वर्ण रचना अक्षरों के सही लेखन से संबंधित है और रचना साहित्यिक कृतियों के निर्माण से संबंधित है और रचना साहित्यिक कृतियों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59 है, यानी कि 59 है। लेखन कौशल का अर्थ है तो लेखन कौशल का जो अर्थ है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि स्वीकृति लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों को अंकित करना है। यही उसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 60 देखेंगे, हिंदी का अंतिम प्रश्न है। श्रवण कौशल का अर्थ है, श्रवण कौशल का जो अर्थ है सार्थक श्रवण करना, यानी कि श्रवण कौशल का करना, यानी कि श्रवण कौशल कहलाता है, अर्थात ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे श्रोता किसी कथन को ध्यान से सुने तथा उसका सार्थक अर्थ समझ सके। अब हम तृतीय भाग में है इसका अंग्रेजी में क्वेश्चन नंबर 61 से 65 और 66 से 67 है, जो एक बड़ा सेंटेंस दिया है उसी के आधारित है। तो आइए हम सिर्फ क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो पैसेज है दिया है, उस पैसेज में जो इसका जो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ये पैसेज को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, है ना। ये है पैसेज। तो इसमें जो बोल रहा है 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि डी बोलता है कि द बिल्ड कैन कोप विथ द चेंजिंग अर्बन आर्किटेक्चर है ना, आर्किटेक्चर ग्लास वॉल एंड स्टील सरफेस एंड डिस्पेयरिंग वॉर्न एंड बॉक्स। उपयुक्त पैसे के भाव के अनुसार वी मोस्ट स्टाइव वी प्रोडक्ट योर एसोसिएट स्पेस टू इंश्योर योर ओवन सर्वाइवल। अन्य विकल्प गलत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 है, चूज द वर्ड विच इन मोस्ट अप्रोप्रिएट इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिमाइनिस है ना। उपयुक्त पैसेज के भाव वर्ड है ना,
इन लार्ज यानी कि विस्तार करना, बढ़ाना का अपोजिट मीनिंग की बात कर रहा है, उल्टा की बात कर रहा है, तो इसका जो उपसा होगा डाइमिनिश, है नहीं। और फिर बोलता है क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे हम। 2 ईयर एगो इंटरप्रेन्योर राकेश सेठ ए residents of Vikas Nagar in Jaipur noticed that the incessant chirping of sparrow in his neighborhood has lessened the underlined words रेसिडेंट इन द एबोव सेंटेंस। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है वो जो रेसिडेंट है वो एक नाउन है, यानी कि संज्ञा है, वो बता रहा है उसके बारे में, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 है। द नेक्स्ट बॉक्सेस आर टिपिकली डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सेशन दैट occurs twice a year the above sentence is। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है। सेट अप्रोचेड ए ग्रुप ऑफ conservationists choose the correct passive form of the above sentence for the following option। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए ग्रुप ऑफ कंजर्वेशन वाज अप्रोचेड बाय सेट। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 बोलते हैं हम लोग। चूज द वर्ड्स विच इन मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू ग्रेगेरियस का जो होगा ऑप्शन है ना कंपाउनियोनेबल, है नहीं, यही होगा इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 71 से 75 है, फ्रॉक्स है ना, इसको भी पढ़ना है उधर से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 71। चूज द वर्ड विच इन मोस्ट नियरी अपोजिट इन मीनिंग टू। तो अपोजिट पूछ रहा है, तो फाल का अपोजिट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असेंट्स। ठीक है, ड्रॉप का होता है गिरना, बूंद, ठीक है, और वर्ड फॉल मतलब पतन, गिरना होता है, तो ड्रॉप का गिरना बूंद होता है ना। आइटोटॉम का होता है पतझड़, और ड्रेस की घटना, ये भी तीनों एक ही चीज है नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 है। इन द पोएम फ्रॉक्स हैव बीन कंपेयर्ड टू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबोव, है नहीं, ऑल ऑफ द एबोव हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 है। आउट ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन चूज द वन विच कैन बी सबस्टिट्यूटेड फॉर स्टाइलिश इन द पोएम। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलिजेंट, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलिजेंट। उपरोक्त प्रश्न के अनुसार स्टाइलिश स्वरूप इस सब्स्टिट्यूट बाय इलिजेंट सुंदर शीर्ष व अन्य विकल्प भिन्न अर्थ देते हैं। विकल्प ए उपयुक्त उत्तर दे होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। द पोएट लव्स द फ्रॉक्स द मोस्ट व्हेन दे आर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन वाटर। उपरोक्त पोएम के अनुसार इन पोएट लव्स द फ्रॉक्स द मोस्ट व्हेन दे आर इन वाटर। अन्य विकल्प उपयुक्त नहीं है, अतः विकल्प ए उपयुक्त उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द टू कॉमन वेज दैट द फ्रॉक्स डाई आर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त पोएम के अनुसार, है ना, ऑन रोड्स विच आर्म्स अक्रॉस देयर चेस्ट एंड हेड्स हाइट। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 76। फ्लुरेंसी डिस्कॉर्डेंस इंक्लूड्स। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहते हैं स्लूटेरिंग, है नहीं, स्लूटेरिंग। क्वेश्चन नंबर 77 है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 78 है। चूज ड करेक्ट आंसर फॉर द स्ट्रेटेजी यू फॉलो टू अंडरस्टैंड एंड आंसर एन अनसीन पैसेज। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 79 है। द गैप डेवलपमेंट बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट फेल्ड बाई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेमेडियल टीचिंग। कहने का तात्पर्य है कि द गैप डेवलपमेंट बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट
फील्ड बाई, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त प्रश्न पर द गैप डेवलपमेंट बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग कैन बी बेस्ट filled by remedial teaching because remedial teaching is education activity aimed at removing deficiency in knowledge और skill। अन्य विकल्प युक्त नहीं है, तो विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज आल्सो कैलेट, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ओ है, वो क्लासिकल मेथड है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81 है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कंप्लीट सेंस और गिवन कंप्लीट मीनिंग इन कैल्ड, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है यानी कि सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर डी है यानी कि सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 82 है, क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82 हम देखेंगे ड्यूरिंग एन ओरल परसेंटन विच इन द स्टेज वेयर यू टेल द एविडेंस, है ना, एविडेंस द एम्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी कि इंट्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 83 है इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है यानी कि हाउ यू से इट। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल ऑफ लैंग्वेज, तो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि फॉर्मूलिस। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 है डिडक्टिव मेथड इज ए मेथड ऑफ टीचिंग, तो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ग्रामर, डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ग्रामर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 86 है इवोल्यूशन ऑफ स्पीकिंग कंसिस्ट ऑफ, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ एबोव, इवोल्यूशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन, है ना, प्रोनाउंसिएशन, है ना, इवोल्यूशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन सही बात है, इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन यही बात है ना, इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस, ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 87 है विच वन इज नॉट आर आर्टिकल्चर आर्टिकुलेटर, है ना, विच वन इज नॉट एन आर्टिकुलेटर, है ना, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फेस। क्वेश्चन नंबर 88 है एन एग्जाम्पल ऑफ ए पॉसिबल फोनोलॉजिकल प्रोसेस डिसऑर्डर इज, फोनोलॉजिकल की बात कर रहा है तो सेइंग, सिंग फॉर सिंग, है नहीं, फोनोलॉजिकल की बात कर रहा है, मतलब फोनोलॉजिकल में नहीं। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज टू डेवलप, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है लिस्टेनिंग स्किल, है ना, चूज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश, है ना, तो फर्स्ट की बात कर रहा है, पहला, तो LSTRW है तो लिस्टेनिंग ही होता है ना, सुनना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि अंग्रेजी का अंतिम प्रश्न है मल्टीमीडिया मटेरियल्स इंक्लूड्स, तो मल्टीमीडिया जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि ऑल ऑफ एबोव होगा, जैसे कि उसमें टेक्स्ट बुक होगा, एनिमेशन होगा, इमेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन अब हम देखेंगे चतुर्थ भाग में हम आ गए हैं यानी गणित एवं विज्ञान है, तो गणित का देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 91 एक कार का ड्राइवर 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कार चलाते हुए देखता है कि एक बस उसमें 40 मीटर आगे है, 20 सेकंड बाद बस उसमें 60 मीटर पीछे हो जाती है, तो बस की गति क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 92 है जो उसका जो सही आंसर है 92 का ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि 1 होगा। प्रश्न क्रमांक 93 है 3 घन जिनकी कोरें क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघलाया गया और बिना किसी धातु के नुकसान के पुनः एक नए घन के आकार को बनाया गया, तो नए घन की कोर क्या होगी, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगी यानी कि 12 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 94 है एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर स्कूल आता है, तो उसे पहुंचने में 6 मिनट की देरी हो जाता है। अगले दिन वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह स्कूल 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से उसे स्कूल की दूरी जाने के लिए तो यह 4 बटे दूरी बटा समय का जो ये है, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 1.5 किलोमीटर। प्रश्न 95 पे शिक्षा का बैंकिंग मॉडल किसके लिए अच्छी है, तो शिक्षा का जो बैंकिंग मॉडल है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छी है, यानी कि शिक्षा का बैंकिंग मॉडल पाउलो फ्रेयल ने दिया था। शिक्षा का जो बैंकिंग मॉडल पाउलो फ्रेयल है ना, शिक्षा का जो बैंकिंग मॉडल है पाउलो फ्रेयरे ने दिया था, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस्ड में
पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का वर्णन और आलोचना के संबंध में किया। पाउलो फ्रेयरे के अनुसार शिक्षक छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान को जमा करते हैं। जिस प्रकार पैसे जमा किए जाते हैं इस मॉडल के अनुसार छात्रों को निष्क्रिय शिक्षार्थी के रूप में देखता है, जिसे सृजनात्मक स्वतंत्रता एवं अथवा आलोचनात्मक चिंतन के लिए कोई संभावना नहीं होती है। प्रश्न 96 से अध्ययन कक्ष मूल्यांकन सबसे अच्छी विधि किसके लिए है? तो अगर वो कोई है तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि व्याख्या में से विद्यार्थियों की विषय ग्रहीता परीक्षण है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि कक्षा मूल्यांकन विधि में यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र कैसे सीखते हैं और छात्र विशेष शिक्षण दृष्टिकोण पर किस प्रकार की प्रक्रिया देते हैं। कक्षा मूल्यांकन इस बात पर भी जोर देता है कि शिक्षक अभिव्यक्त तौर पर यह सीखते हैं कि उनके छात्र क्या कितना अच्छी तरह सीख रहे हैं। अध्ययन कक्ष मूल्यांकन की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षण निर्देशित है ना योगात्मक अच्छी शिक्षण पद्धति का निर्णय लेने में सहायक है। प्रश्न 97 है एक अंक के गुण का प्रश्न 97 एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है? अगर एक अंक से गुणा करना गणितीय फलन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 98 है जब तुलना क्वेश्चन नंबर 98 है जब तुलना की जाने वाली दो राशियों का अनुपात अत्यधिक हो कि क्षेत्रफल आरेख की अनुपयुक्त हो तो उनकी तुलना किस आरेख से की जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दंड आरेख या आयत चित्र से की जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो तुलनात्मक राशियों का अनुपात अधिक हो कि क्षेत्रफल आरेख भी उपयुक्त हो तब उसके लिए आयत चित्र अथवा दंड आरेख विधि का प्रयोग किया जाता है। दंड आरेख मतलब इसके द्वारा एकल अथवा सामूहिक सांख्यिक आंकड़ों के मानों को आयताकार दंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहां प्रत्येक दंड की लंबाई उसके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मान के अनुपात में रखी जाती है। आयत चित्र किसी बारंबारता वितरण में वर्ग अंतराल एवं संगत बारंबारता को किसी आयत की दो संतुलन भुजाएं मानकर जो आयत बनाते हैं उन्हें आयत चित्र कहते हैं। प्रश्न 99 है। 99 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 है, 100 का भी सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 101 है, 101 का जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, यानी कि 102 एक परीक्षा में राम अशोक से 20% अधिक किंतु राजेश से कम 10% कम अंक प्राप्त करता है। यदि अशोक के द्वारा प्राप्त अंक 1080 है तो राजेश के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत जबकि कुल अंक 2000 है, क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो होगा ए, यानी कि 72% अंक प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 103 है। 103 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 104 है। 104 जो बोलता है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचा जाता है तो चाप की लंबाई क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 2.5 किलोमीटर है उसमें निहित उच्चतम संभव क्षेत्रफल कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 39.0625 हेक्टेयर होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है जब संख्यात्मक आंकड़ों को चित्रों द्वारा प्रस्तुत किया जाए जिसमें एक बाल्टी 100 क्विंटल दूध निरूपित करती हो तो 6500 क्विंटल दूध को दर्शाने के लिए कितने बाल्टी की जरूरत होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 से 1/2 बाल्टी होगी। प्रश्न 107 है किसी शहर ए में 3600 लोग रहते हैं जिसमें से 2250 प्रौढ़ 1000 बच्चे और 350 वृद्ध हैं तो पाई आरेख में इसके संगत कोण क्रमशः होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है। 108 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 में है 109 कहता है कि एक सेब तथा 5 आम का मूल्य 35 है। सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि तथा आम के मूल्य में 40% की कमी आती है। यदि 4 सेब तथा 5 आम का नया मूल्य 29 है तो एक सेब तथा एक आम का कुल मूल्य कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 7.50 रुपया होगा। प्रश्न 110 है एक दीवार 110 है एक दीवार 22.5 मीटर लंबी 10 मीटर ऊंची और 0.33 मीटर चौड़ी है। उसे बनाने में 22 सेंटीमीटर गुणित 15 सेंटीमीटर गुणित 9 सेंटीमीटर की कितनी ईंटें लगेगी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25,000 ईंटें लगेगी। क्वेश्चन नंबर 111 है।
क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे हम। निम्नलिखित आंकड़ों से अंतराल, क्वेश्चन नंबर 111 का जो है अंतराल 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि अंतराल को बारंबारता सारणी बनाते हुए 80 से 90 वर्ग की आवृत्ति होगी। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है वो 11 आवृत्ति होगी। प्रश्न क्रमांक 112 है। प्रश्न 112 है, यदि निम्नलिखित वर्गीकृत आवृत्ति बंटन को असतत आवृत्ति बंटन में बदला जाए तो चर 35 की आवृत्ति होगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 4 होगा। प्रश्न 113 दे रहा है। प्रश्न 113 दे रहा है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC कोण A बराबर 90, AD कोण BC, तो दिए गए चित्र में इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 है, आज की दुनिया। क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि आज की दुनिया कंप्यूटर की क्रांति से प्रभावित है। इनकी जड़ें गणित के किस क्षेत्र के अमूर्त विचार से उत्पन्न हुई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बुलियन बीजगणित से हुई है। आज का विश्व कंप्यूटर द्वारा क्रांति के प्रभाव में है। इसका मूल गणित के बुलियन बीजगणित के अमूर्त आदर्शों पर वापस आता है। क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 जो है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर कितना होगा। तो जो 30% होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117 बोलता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद Q तथा Qवां पद P है तो श्रेणी का mवां पद क्या होगा। तो श्रेणी का जो mवां पद होगा, ऑप्शन नंबर सी बराबर P + Q - M होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसी नक्शे का पैमाना 20 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर है। बताइए नक्शे पर उस देश का क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में आएगा। जिसका क्षेत्रफल 60,000 किलोमीटर वर्ग है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 119 से निम्नलिखित में से किस धारणा के लिए अंकगणित तथा ज्यामिति का मेल आवश्यक था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। 120 से प्रश्न क्रमांक 120 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हम 121 देखेंगे, पुष्प के किस भाग में, क्वेश्चन नंबर 121 विज्ञान भाग है, पुष्प के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोलन मदर कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ऑप्शन नंबर सी। कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन में लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन पराग मातृ कोशिका में होता है। पराग कोशिकाओं को लघु बीजाणु मातृ कोशिका भी कहा जाता है, जो कि पराग कोश में उपस्थित रहती है। लघु बीजाणु कोशिकाएं द्विगुणित कोशिकाएं हैं जो अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 4 अगुणित लघु बीजाणु को जन्म देती हैं, जिसमें से प्रत्येक एक नर युग्म पोदित में विकसित होता है। प्रश्न 122 से, एक विद्युत पोषित ऊष्मीय कुंडली को एक कैलोरी मापी जिसमें 10 डिग्री पर 360 ग्राम पानी में रखा गया है। यह कुंडली 90 वाट की दर से विद्युत ऊर्जा उपयोगी करती है। यदि कैलोरीमीटर एवं कुंडली का जल तुल्यांक 40 ग्राम हो तो कैलोरी मापी में रखे पानी का ताप 10 मिनट के बाद होगा। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 42.14 डिग्री होगा। प्रश्न 123 है, एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या ए, क्षेत्रफल ए तथा प्रतिरोध R है तथा चुंबक की क्षेत्र B बराबर B sin है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सही है, वो ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न 124 है, P प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जर्मेनियम में P प्रकार का जो अर्धचालक है वो है जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाने पर बनता है। P प्रकार का अर्धचालक जो है जर्मेनियम में एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाने पर बनता है। देखिए क्यों बनता है। P प्रकार का अर्धचालक जो होता है, जब समूह 14 के तत्वों सिलिकॉन से समूह 13 के तत्वों है ना एल्यूमिनियम को
मिलाया जाता है तो 4 बंधों के निर्माण के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है, जिसके कारण यहाँ पर कोटर द्वारा निर्माण होता है। इस प्रकार के अर्धचालक पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। अतः पी टाइप का अर्धचालक जर्मेनियम एवं एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाने पर बनता है। प्रश्न क्रमांक 127, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? तो मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो है 2123/2122 है ना। एक वयस्क के मुख में ऊपर नीचे दोनों जबड़े को मिलाकर 32 दांत पाए जाते हैं, जहां प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। प्रत्येक जबड़े में पाए जाने वाले दांत 4 प्रकार के होते हैं: किरीदंत यानी कि इंसाइजर, रत्नक यानी कि कैनाइन, अग्रचर्वक यानी कि प्रीमोलर, उच्चर्वक यानी कि मोलर। कृंतक क्या करता है, इंसाइजर क्या करता है, भोजन को काटने के लिए कार्य करता है। और रत्नक जो है, कैनाइन जो है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। और अगर चर्वक जिसको हम प्रीमोलर कहते हैं, भोजन को चबाने और पीसने के लिए होता है। और चर्वक जो है, भोजन को कुचलने, पीसने और चबाने के लिए होता है। संख्या के प्रत्येक जोड़ों में यानी तो कृदंत 2 होता है, रत्नक 1 होता है, अगर चर्वक 2 होता है और चर्वक 3 होता है। अभी दोनों मिलके 16 होते हैं। ये सिर्फ एक भाग का है या नहीं, 3 2 5 2 7 8 एक भाग का है, तो 4 से उसको भाग भी देते हैं, 16 दांत हो गए। ठीक है। इस प्रकार मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत तथा दोनों जबड़ों को मिलाकर 32 दांत पाए जाते हैं तथा दंत सूत्र 2 1 2 3 होता है। प्रश्न 128 से निम्नलिखित प्लास्टिक किसके संबंधित नहीं है? अगर प्लास्टिक है तो प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित नहीं है ना। प्लास्टिक सर्जरी प्लास्टिक संबंधित ना होकर शल्य क्रिया द्वारा शरीर के बाह्य त्वचा अंगों को पुनर्निर्मित करना होता है। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टर शब्द प्लास्टिको से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बनाना या तैयार करना। पॉलीमर इंजीनियरिंग पॉलीमर संश्लेषण से संबंधित उन्नत एवं परिष्कृत विद्या है, जिसमें बहुलक निर्माण का अध्ययन किया जाता है ना। बैकेलाइट एक प्रकार का बहुलक है जो यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड के संश्लेषण से बनता है। प्रश्न 129 है, कंप्यूटर के इंटरनेट के फाइल्स को यूजर के कंप्यूटर में ट्रांसफर करने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं, क्योंकि डाउनलोडिंग वेब सर्वर से इंटरनेट से उपयोग करता है। सिस्टम कंप्यूटर, लैपटॉप, मैकबुक आदि पर फाइल स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में मेमोरी की आवश्यकता होती है। इस विधि में केवल उपयोगकर्ता ही फाइल तक पहुंच सकता है। एक कण, प्रश्न क्रमांक 138 है, एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश x बराबर 0.05 साइन 10t प्लस पाई बटे 6 समीकरण के अनुसार त्वरण कर रहा है, जहां x मीटर t तथा सेकंड में है। इस कण का समय t बराबर 0 सेकंड का वेग मान होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 3/4 मीटर प्रति सेकंड होगा। प्रश्न 131 है, 131 का है ना, एक अल्फा कण 3i+2j टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में 5 × 10 का i मीटर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। कण का लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 3.2 है ना, मल्टीप्लाई 10 का पावर -13 किए होगा। प्रश्न क्रमांक 132 है, नाइट्रोजन चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती? तो नाइट्रोजन चक्र में जो प्रक्रिया होती है वह जो होती है वो नाइट्रेट यानी कि राइजोबियम नाइट्रोजन प्रक्रिया नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन चक्र भूमि तथा पौधों में विभिन्न विधियों द्वारा वायुमंडल में उपस्थित मुख्य नाइट्रोजन तथा नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिरीकरण तथा उससे पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित होने का सतत क्रम नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। फलीदार पौधों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को आवश्यक नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है। अतः अभिक्रिया जो है नाइट्रेट राइजोबियम नाइट्रोजन चक्र का उदाहरण नहीं है। प्रश्न 133 से एक स्पीसीज जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है अत्यंत क्रियाशील है, जबकि दूसरी स्पेन जिसके तीसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है अत्यंत निष्क्रिय है। वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि के तथा AR है नहीं, के तथा यानी कि पोटेशियम और आर्गन है। ठीक है। तत्व आयन है ना, पोटेशियम का जो है 2881 क्षारीय धातु है, आर्गन का है 288 अक्रिय गैस है। ठीक है। इसी प्रकार क्लोराइड आयन है नहीं, तो अर्थात सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की सक्रियता घटती जाती है। आवर्त सारणी में क्षारीय धातु सर्वाधिक सक्रिय तत्व, जबकि अक्रिय गैसें निष्क्रिय तत्व होती हैं। प्रश्न 134 है ना, एक प्रकाश की किरण 1/2 I- करणी 3j दिशा में चलते हुए एक समतल दर्पण पर आपतित होती है। परावर्तन के बाद यह किरण 1/2 I+ करणी 3/4 दिशा में जाती है। आपतन कोण का मान होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30 अंश होगा।
प्रश्न क्रमांक 135 से वायवीय श्वसन के दौरान पारुविक अम्ल वायवीय श्वसन के दौरान पारुविक अम्ल के एक अणु से कितने एटीपी के अणु प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 15 अणु एटीपी अणु प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वायवीय श्वसन में ग्लाइकोलिसिस में बना अंतिम उत्पाद पायरुविक अम्ल से 15 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद है। प्रश्न 136 है, प्रकाश की एक किरण माध्यम ए से गति करते हुए दो माध्यम ए और बी में इंटरफेस पर आपतित होता है तथा अपवर्तित होकर यह किरण माध्यम बी में जाती है। यदि आपतन कोण का मान आई और अपवर्तन कोण का मान आर है। साइन आई तथा साइन आर के मध्य ग्राफ चित्र 1 में दर्शाया जाता है। तो इसका जो 1037 डिग्री बराबर 4/3 दिशा निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। तो अगर सत्य कथन कहिए तो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि माध्यम ए का अपवर्तनांक माध्यम बी के अपवर्तनांक से अधिक है नहीं। प्रश्न क्रमांक 37 यानी कि 137 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन रक्षक कोशिका के जल में धूल का निम्नलिखित में से कौन रक्षक कोशिका के जल में धूल का वातरंध्र को खोलने के लिए प्रेरित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि पोटेशियम मैलेट। यानी रक्षी कोशिकाओं में मैलेट आयन एवं पोटेशियम आयनों का बढ़ा समाकलन रक्षी कोशिकाओं में परासरण दाब बढ़ाता है, जिसके कारण सहायक सब्सिडियरी कोशिकाओं में पानी रक्षी कोशिकाओं में जाता है। इस प्रकार रक्षी कोशिकाओं में स्फीति दाब बढ़ जाता है, जिसमें रंध्र खुल जाते हैं। प्रश्न 138 से बेरी-बेरी बीमारी किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन B1, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन B1 होता है। बेरी-बेरी बीमारी किस कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी-बेरी रोग मुख्यतः विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। बेरी-बेरी रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, सूखी बेरी-बेरी एवं गीली बेरी-बेरी। वेट गीली बेरी-बेरी सामान्यतः हृदय एवं तंत्रिका तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। सांस में तकलीफ एवं पैरों में सूजन भी इसके प्रमुख लक्षण है। दूसरा है सूखी बेरी-बेरी, हाथों एवं पैरों में शून्यता, थकान, दर्द आदि इस रोग के प्रमुख लक्षण है। संतुलित आहार एवं थायमिन युक्त भोजन के द्वारा बेरी-बेरी रोग से बचा जा सकता है। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ओजोन है 139, प्रश्न क्रमांक 139 ओजोन एक चक्रीय अणु है, ऑक्सीजन का बहुरूप है, ऑक्सीजन का यौगिक है, ऑक्सीजन का जितना हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि अपरूपता है नहीं कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑक्सीजन का बहुरूप है, यानी अपरूपता किसी तत्व अथवा पदार्थ का उसी भौतिक अवस्था में एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। एक अथवा अधिक रूपों में पाए जाने वाला पदार्थ एक दूसरे के अपरूप कहलाते हैं। उदाहरण है ओजोन O3 ऑक्सीजन O2 का एक अपरूप है। ठीक है। प्रश्न 140 है, प्रश्न क्रमांक 140 है, यदि एक द्रव को भारहीनता की दिशा में गर्म किया जाता है तब द्रव में ऊष्मा का बहाव होगा। तो बहाव बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि किसी प्रकार से नहीं, यानी बहाव होगा तो किसी प्रकार से नहीं, क्योंकि भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता है ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि से होता है, जिसमें द्रव का वह हिस्सा जिसे गर्म किया जाता है ऊष्मा पाकर हल्का हो जाता है और ऊपर की ओर गति करता है। भारी जल ठंडा नीचे आता है। इस प्रकार संवहन धारा द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। भारहीनता की दिशा में संवहनता धाराओं का संरक्षण नहीं हो पाएगा, इसलिए भारहीनता की स्थिति में द्रव को गर्म नहीं किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 141 देखेंगे, अप्रगामी तरंगों और प्रतिध्वनि निम्नलिखित किस ध्वनि की एसोसिएट घटना का आधाराधित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परावर्तन के ऊपर है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परावर्तन के ऊपर है, ध्वनि परावर्तन के ऊपर है। कहता है क्वेश्चन नंबर कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अर्थात कण संचरण की दिशा के समानांतर दोलन करते हैं। जबकि ध्वनि किसी दृढ़ माध्यम से टकराती है तो वापस पूर्व पथ पर लौटकर आ जाती है, जिसे परावर्तन कहते हैं। ध्वनि एवं उसके परावर्तन के बीच 0.1 s का
अंतर होने पर हमें अलग अलग ध्वनि सुनाई देती है। वे तरंगें जो संचरित नहीं होती है अप्रगामी तरंगें कहलाती है। जब ध्वनि तरंगें परावर्तित होती है तो वह आपतित तरंग में व्यतिकरण करती है। इस प्रकार आपतित एवं परावर्तित तरंगों का संयोजन स्थिर तरंग बनती है। इस प्रकार प्रतिध्वनिक एवं अप्रगामी तरंग के परावर्तन एक सामान्य धात्विक घटना है। प्रश्न क्रमांक 142 है, निम्नलिखित में से सीटी स्कैन के बारे में क्या सही नहीं है? सीटी स्कैन के बारे में जो सही नहीं है उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है नहीं, सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी बोलता है सब गलत है। तो देखिए सीटी स्कैन का पूरा नाम है सीटी स्कैन का जो पूरा नाम है वो है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन है। इसे CAT कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी भी कहा जाता है। सीटी स्कैन में शरीर के अंदर के चित्र देखने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जा सकता है। एक्सरे द्वारा ली गई छवियों को उपयुक्त सॉफ्टवेयर तकनीक वाले कंप्यूटर पर भेजा जाता है, जो प्रति छवियों को पढ़ने योग्य द्विआयामी प्रारूप यानी 2D में परिवर्तित करने में मदद करता है। उच्च क्षमता के सीटी स्कैन के लिए प्रोजेक्ट ज्यामिति का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 143 है, कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण नहीं है? अगर वो ऑक्सीकरण नहीं, ऑप्शन नंबर डी है सोडियम का निष्कर्षण। यह अभिक्रिया जिससे कोई तत्व ऑक्सीकरण से संयोग करे अथवा तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लोहे का जंग लगना CO का जलना एवं स्वेडन की HCl से अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है। सोडा निष्कर्षण सहसंयोजी यौगिकों को जल में घुलनशीलता बनाने तथा प्रयोगशाला परीक्षण के लिए सहसंयोजी यौगिक का सोडियम निष्कर्षण बनाया जाता है। प्राप्त सोडियम यौगिक का सोडियम निष्कर्षण बनाया जाता है। प्राप्त सोडियम लवण जल में आसानी से विलय हो जाते हैं क्योंकि सहसंयोजी कार्बन यौगिक आयनिक यौगिक में बदल जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 144 है, कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य है ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अम्लीय लवण है नहीं। क्वेश्चन नंबर डी सही है, क्योंकि लवण को जल में विलीन करने पर वह आयनों में टूट जाता है तथा जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय या क्षारीय विलयन बनाते हैं, जिसे लवण का जल अपघटन कहते हैं। यदि लवण उदासीन है तो जल अपघटन करने पर उदासीन विलयन प्राप्त होता है। प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार परस्पर क्रिया करके अम्लीय लवण दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार परस्पर क्रिया करके क्षारीय लवण, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार आपस में क्रिया कर उदासीन लवण बनाते हैं। कास्टिक सोडा प्रबल क्षार एवं साइट्रिक अम्ल दुर्बल अम्ल आपस में क्रिया करके क्षारीय लवण बनाते हैं, जबकि अमोनियम नाइट्रेट एक अम्लीय लवण है जो कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार अर्थात अमोनियम हाइड्रॉक्साइड के उदासीनीकरण से बनता है। प्रश्न 145 से कौन सा कथन सही है? कथन सही है वो ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि हवा कई वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण होता है जिसमें अलग अलग गैसों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। हवा में नाइट्रोजन ऑक्सीकरण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्रमशः 78% है नहीं, 21% तथा 0.7 तथा शेष अन्य गैसों का प्रतिशत होता है। इन सबके अलावा हम में जल वाष्प की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। हवा में उपस्थित अपेक्षाकृत जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। प्रश्न 146 से एक लंबाई के एक चालक में ऊष्मा x बराबर 0 से x बराबर 1 तक बह रही है। यदि चालक का उसमें प्रतिरोध प्रति एकांक लंबाई एक समान हो तब निम्नलिखित दिए गए ग्राफों का सही क्रम क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, है नहीं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न क्रमांक 147 से दो बिंदु आवेशों को हवा में r दूरी पर रखने पर ये एक दूसरे पर F बल आरोपित करते हैं। यदि इन आवेशों को परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युत 16 है में कितनी दूरी पर रखा जाए कि ये इतने माध्यम लगने वाला बल का मान 4L हो, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 8/8 होगा। 148 से 0.25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 9.2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण के नीचे गिर रही है। वस्तु पर वायु के कारण लगने वाले आकर्षण बल का मान होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 0.15 न्यूटन होगा। प्रश्न 149 से इनमें से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, ये जो येरसेनिया पोस्टिस जीवाणु के द्वारा संक्रमित होने पर होती है। साधारणतः पिस्सू के काटने से यह संक्रमण फैलता है जो कि सामान्य प्लेग होता है, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग कहते हैं, किंतु प्लेग द्वारा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से न्यूमोनिक प्लेग होने की संभावना रहती है जो अधिक खतरनाक प्रकृति का होता है। अतीत में प्लेग एक महामारी के रूप में फैला था जिस पर वर्तमान में काफी हद तक नियंत्रण प्राप्त है।
पोलियो, एड्स, कंजेक्टिविटी आदि रोग विषाणु जनित रोग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 150 है, एक अर्धचालक में यदि इलेक्ट्रॉन तथा होलो की सांद्रताओं का अनुपात 7:5 हो तथा अनुगमन वेगों का अनुपात 5/4 हो, तब इलेक्ट्रॉन तथा होलो के कारण धाराओं का अनुपात होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 7/4 होगा। अब हम इसका देखेंगे चतुर्थ भाग देखेंगे। चतुर्थ भाग जो सामाजिक अध्ययन का जो भाग है उसको देखेंगे। इसमें भी कुल 60 प्रश्न हमको देखने को मिलेगा। इक्यानवे प्रश्न क्रमांक है सामाजिक अध्ययन का। आइए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न क्रम 91 है, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित हैं? वो है तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि गृह्यसूत्र है। गृह्यसूत्र वैदिक साहित्य में गर्भधारण से लेकर शव दहन तक के संस्कार निहित है। गृह सूत्र वैदिक पद्धति की पुस्तकें हैं जिसमें लिखे हुए नियमों के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वाले गृहस्थ लोग मंडप, यज्ञोपवीत, विवाह आदि सभी संस्कार और कार्य वर्णित है। प्रश्न क्रमांक 92 है, निम्न में से क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो क्षेत्रवाद का जो महत्वपूर्ण तत्व है तत्व है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक भाषाई क्षेत्र। भाषाई क्षेत्र क्षेत्रवाद का महत्वपूर्ण तत्व है। क्षेत्रवाद आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होती है। भाषाई आधार पर लोगों को एकीकृत करना या फिर किसी क्षेत्र का गठन करना क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले कारणों में प्रमुख है। प्रश्न क्रमांक 93 है, दीन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से किस धर्म के अवयव थे? तो सही आंसर है आपका ए, यानी कि इस्लाम तथा हिंदू के थे। दीन ए इलाही में प्राथमिक दृष्टि से इस्लाम तथा हिंदू धर्म के अवयव थे। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी। इसकी शुरुआत 1582 में हुई थी। इस धर्म का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम और हिंदू धर्म को एक विश्वास से जोड़ना था तथा साथ ही ईसाई धर्म, पारसी धर्म और जैन धर्म के पहलुओं को भी जोड़ना था। प्रश्न क्रमांक 94 है। प्रश्न क्रमांक 94 है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद से संकलित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से संकलित है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3वें मंडल में सूर्यदेव सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 10-28 सूक्त एवं 10-462 ऋचाएं हैं। प्रश्न 95 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया? तो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा बंदरगाह खोजा गया। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोवा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज रंगनाथ राव ने की थी। प्रश्न 96 से, शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1674 ईस्वी में। शिवाजी ने 6 जून 1674 ईस्वी को छत्रपति की उपाधि धारण की। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 ईस्वी में बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। प्रश्न क्रमांक 97 है, शिक्षा में शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रवचन डिस्कोर्स विधि के लिए उचित होगी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संस्कृति होगी। कक्षा में शिक्षण के लिए संस्कृति संकल्पना प्रवचन डिस्कोर्स विधि के लिए उचित होगी। संस्कृति किसी भी देश, जाति और समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति से ही देश, जाति या समुदाय के समस्त संस्कारों का बोध होता है। प्रश्न क्रमांक 98 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस कानून द्वारा समाप्त किया गया? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त किया गया है। इस अधिनियम को सुशासन का अधिनियम भी कहा जाता है। लॉर्ड स्टैनली ने भारत को बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम पेश करने के लिए विधेयक पारित किया। भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधान के तहत निर्देशक मंडल और नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। नहीं, प्रश्न 99 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? अगर वो थे, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि वल्लभाचार्य थे, है ना। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, है नहीं। पुष्टि मार्ग कृष्ण उपासना का एक आराधना रूप है।
वल्लभाचार्य शुद्ध दैतव्य के प्रचारक भी थे। वल्लभाचार्य विजयनगर साम्राज्य के श्री कृष्णदेव के समकालीन थे। प्रश्न क्रमांक 100 है, गुप्त शासन की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्रीगुप्त ने की। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी ने की थी। गुप्त साम्राज्य का उदय 3वीं शताब्दी के अंत में कौशाम्बी में हुआ है ना। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। प्रश्न क्रमांक 101 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का शब्द अंकित किया है? तो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि भाभू शिलालेख यानी भाभू अभिलेख में अशोक ने मगध का प्रियदर्शी राजा का शब्द अंकित किया है। इस अभिलेख में बुद्ध, धम्म और संघ में अपनी आस्था का उल्लेख किया है। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। इन शिलालेखों की ब्रिटिश पुरातात्विक और इतिहासकार जेम्स प्रिसेपर ने 1837 में पहली बार व्याख्या की। प्रश्न 102 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी कि अलेक्जेंडर का आक्रमण। अलेक्जेंडर का आक्रमण मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घना नंदी को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तत्पश्चात चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना था। प्रश्न क्रमांक 103, अकबर के द्वारा निर्मित इबादत खाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है यानी कि फतेहपुर सीकरी में है। यानी इबादत खाना पूजा घर का निर्माण 1575 ईस्वी में है। अकबर का फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बारे में जानने के लिए तथा धर्म चर्चा करने के लिए इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि चिश्ती है। यानी चिश्ती सूफी सिलसिला भारत में अधिक लोकप्रिय है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। बाबा फिरद बख्तियार काकी के शिष्य थे। चिश्ती सिलसिला जीवन की सरलता, नम्रता और ईश्वर की निस्वार्थ भक्ति में विश्वास करता था। प्रश्न 105 है, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कश्मीर है। भारत के कश्मीर में सूफी ऋषि सिलसिला का अस्तित्व है। शेख नूरुद्दीन ने कश्मीर में ऋषि सिलसिला की स्थापना की थी। कश्मीर मुसलमान पर उनकी कश्मीरियत के संदर्भ में सबसे प्रभावशाली प्रभाव सूफियों के ऋषि सिलसिला का है। प्रश्न क्रमांक 106 है, बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने रद्द किया है? तो बंगाल लॉर्ड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हार्डिंग ने। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 16 ईस्वी के द्वारा रद्द किया गया था। सम्राट जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मेरी ने के भारत आने के स्वागत के लिए तीर्थ दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया। वर्ष 1911 में ही बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नामक नए राज्यों का निर्माण हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई और 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। प्रश्न 107 है, एक तकनीकी एक संस्था में सफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है, एक समाजशास्त्री इसे किस दृष्टि से देखेंगे? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगठन की राजनीति से देखेंगे। एक तकनीक एक संस्था में विफल होती है लेकिन दूसरी संस्था में असफल होती है, एक समाजशास्त्री इसे संगठन की राजनीतिक दृष्टि से देखेगा। यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के विषयों को सत्ता, अधिकार संरचनाओं, प्रशासन और शासन के अपने विश्लेषण में बारीकी से बुने। प्रश्न क्रमांक 108 है, निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि उपरोक्त सभी है। निर्धनता के प्रमुख सामाजिक दुष्परिणाम अपराध एवं बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या आदि है। निर्धनता वह स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाती है कि वह व्यक्ति अपनी आधारभूत जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है। वर्तमान निर्धनता के आकलन के लिए उपयोग और व्यय विधि दोनों का प्रयोग सरकार द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 109 है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूनिकॉर्न गैंडा। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंधु घाटी की अधिकांश मुद्राओं की यूनिकॉर्न गैंडा पशु रेखांकित किया गया। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता को आध ऐतिहासिक युग में रखा गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य नागरी थे। मोहनजोदड़ो ने नर्तकी की एक
कांस्य मूर्ति मिली। प्रश्न क्रमांक 110 है, किस मुगल शासक को आल आलमगीर नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब का जन्म नवंबर 1618 को दुहाद गुजरात नामक स्थान में हुआ था। औरंगजेब के गुरु मीर मुहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे चिंदापीर कहा जाता था। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 ईस्वी में दिल्ली की सिखगंज महल में करवा दी। प्रश्न 111 है, ब्रिटिश राज के दौरान निम्न में से कौन सा 21 गण शेड्यूल्ड राज्य था? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी हैदराबाद, जम्मू एवं कश्मीर थे। ब्रिटिश राज के दौरान 5 प्रमुख राज्यों हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, जम्मू एवं कश्मीर और ग्वालियर शासकों को 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। दिल्ली में औपनिवेशिक शक्ति और भव्यता को प्रदर्शन को दिखाने के लिए तीन दिल्ली दरबार का आयोजन 1877, 1903 और 1911 में हुआ। प्रश्न 112 है, भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस 1920 के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, लाला लाजपत राय थे। भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC 1920 का प्रथम आयोजन मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना हुई और भारत उसका सदस्य बनने के कारण 107 ट्रेड यूनियनों ने 1920 ईस्वी में बम्बई के NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के सम्मिलित प्रयासों से भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई। प्रश्न 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कबीर द्वारा निर्मित है? कबीर द्वारा जो रचना निर्मित है ऑप्शन नंबर बी है, यानी बीजक। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से किया गया। बीजक के 3 भाग रमेनी, शबद और साखी है। उनकी भाषा को सद्धुकड़ी कहा गया है। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। प्रश्न 114 है, एक बृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक में कठिनाई का संबंध सबसे प्रमुख घटक है? तो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति। एक बृहद रूप से प्रयोग किए जाने वाले सामाजिक सिद्धांत के प्रतिपादक में कठिनाई का सबसे प्रमुख घटक अत्यधिक अनाकलित घटकों की उपस्थिति है। सामाजिक सिद्धांत अनुशासन की मूल और क्षमता है। शोधकर्ता। प्रश्न क्रमांक 115 है, निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेक्युलर निकेटर का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस है ना, सेल्यूकस है ना, 1900 चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और संधि के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान दिए। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न क्रमांक 16 है, दो समाजशास्त्री के अभिमत निम्नलिखित में से किस मुद्दों पर अलग हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी उपरोक्त सभी होगा। दो समाजशास्त्री के अभिमत वैश्विक आतंकवाद, एक अर्थव्यवस्था को मंदी से बचाना, समाज में भ्रष्टाचार के कारण मुद्दों पर अलग हो सकते हैं। प्रश्न 117 है, परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विवाह संबंध। परिवार रूपी संस्था का प्रमुख तत्व विवाह संबंध है। विवाह दो लोगों के मध्य एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त सामाजिक अनुबंध है। विवाह एक सांस्कृतिक सार्वभौमिकता है। परिवार एक सामाजिक रूप में से मान्यता प्राप्त समूह है जो अपने सदस्यों के बीच एक भावात्मक संबंध बनाता है। प्रश्न क्रमांक 118 है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं है ना। रेने डेस्कार्टेस दार्शनिक द्वारा समाजशास्त्र में तर्कवाद की संकल्पना दी थी। तर्कवाद एक दार्शनिक अवधारणा है जो ज्ञान के स्रोत के रूप में कारण में निहित थे। वे अज्ञानार्थ में विश्वास नहीं रखते थे। डेकार्टिस ने ईश्वर के विचार की धारणा पर जोर दिया और अपने अस्तित्व के बारे में किसी का ज्ञान जन्म से पहले मौजूद होता है। प्रश्न 119 से ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कौन है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। ऋणग्रस्तता के प्रमुख कारण कृषि का परंपरागत तरीका, अशिक्षा तथा सामाजिक कार्यों में फिजूल खर्ची है। प्रश्न क्रमांक 120 है, शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं, शाला के प्रचार क्या करेंगे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसके प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाएगा। हेलो, 10 मिनट में लगा।
शाला के समस्त अध्यापक हड़ताल पर हैं। प्रचार ऐसी ग्रुप गतिविधियां आयोजित करेंगे जिसमें प्रत्येक ग्रुप में जूनियर तथा सीनियर छात्रों का समावेश किया जाएगा तथा विषय से संबंधित हो। हड़ताल की स्थिति में शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक के अपेक्षा रखता है कि वह स्कूल को यथासंभव अधिक से अधिक विद्यार्थियों के लिए खुला रखने के लिए सभी उचित कदम उठाए। सुमिलित कीजिए अनुच्छेद को, है सुमिलित कीजिए अनुच्छेद को। तो अनुच्छेद 14 का 4 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 का 2 धर्म नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 16 का 3 लोक सेवा में अवसर की समानता, अनुच्छेद 17 का 1 अस्पृश्यता का अंत। प्रश्न 122 है, मैकाले श्रेणी निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो मैकाले श्रेणी निम्नलिखित में से सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। मैकाले श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। मैकाले पहाड़ी के सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ ब्लाक पर्वत है। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे नीचे चोटी धूपगढ़ी 1335 है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। भारत की निम्नलिखित झीलें में से कौन सी लैगून नहीं है? तो लैगून नहीं, ऑप्शन नंबर सी है, यानी लोकटक नहीं है। लोकटक झील मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामाजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। लेगुन पानी का उथला निकाय जो कुछ बाधाओं एवं प्रवाल भित्तियों द्वारा पानी की एक बड़े निकाय से अलग हो जाता है। प्रश्न 124 है, शाला में विद्यार्थियों में सामान्य मूल्यांकन पद्धति में निम्नलिखित में से मूल्यांकन को नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है, विषय संबंधित विद्यार्थी का अति विशिष्ट ज्ञान, है ना। शाला में विद्यार्थियों के सामान्य मूल्यांकन पद्धति में विषय में संबंधित विद्यार्थी का अंतर विशिष्ट ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाता है। प्रश्न 125 से, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि महासागर गर्त इसमें नहीं है। देखिए कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित को हम लोग देखते हैं, रोमन से मध्य अटलांटिक महासागर, स्वायर उप प्रशांत महासागर, सुंडा पूर्वी हिंद महासागर, चैलेंजर पश्चिमी प्रशांत महासागर। सुमेलित कीजिए, सुमेलित है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। प्रश्न 127 से, न्यायपालिका परिषद के उपाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति के विषय में क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर सी है नहीं, सही नहीं ऑप्शन नंबर सी है। नगर निगम या नगर परिषद शहरी क्षेत्र के शहरी विकास के लिए उत्तरदायी है। इसे बड़े शहरों में निगम और छोटे शहरों क्षेत्र में परिषद कहा जाता है। भारत में नगर परिषद के उपाध्यक्ष नगर परिषद के अध्यक्ष की इस्तीफा सौंपता है। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के विषय में सत्यकथन यह है कि वह अंधविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रत्युत किया जा सकता है। अंधविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1/6 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। विश्वास प्रस्ताव कुल निर्वाचित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा और उपस्थित तथा मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा पारित किया जाता है। प्रश्न 128 है, सामान्यतः इस राज्य में दक्षिण पूर्व मानसून वर्षा ऋतु का आगमन कब होता है? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 जून तथा 15 जून के मध्य। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मानसून वर्षा ऋतु का आगमन 10 जून से 15 जून के मध्य होता है। लगभग 94% वर्षा जून से अक्टूबर के मध्य मानसून में होती है। जुलाई अगस्त महीने में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रश्न 129 है, निम्नलिखित मानव विकास सूचकों में से किसमें इस राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत के अधिक रही है? तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि। वर्ष 2011 के आंकड़े के अनुसार मानव विकास सूचकों में से शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में इस राज्य की उपलब्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनएसपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक पाकिस्तान अमत सरयसेन तथा उनके सहयोग ने किया। मानव का विकास सूचकांक एक सांख्यिकी सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 130 है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के विषय में क्या सही है? तो सही है वो ऑप्शन नंबर ए। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए विषय में सही कथन है वह अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। प्रत्युचित प्रस्ताव परिषद के 2/3 तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर से प्रारंभ किया जा सकता है। वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। प्रश्न 131 है, हिमालय के दर्रों का पूर्व से पश्चिम निम्नलिखित व्यवस्था में से कौन सा सही है? तो दर्रा हिमालय के पूर्व से जैसे जेलेपला, नीति सिफिला और जेजिला, है ना। दर्रा और राज्य देखेंगे, जेलेपला सिक्किम, नीति उत्तराखंड, सिपकिला, है ना। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश और जोजिला जो है लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर। प्रश्न 132, इस राज्य की प्रसिद्ध लोक कथा निम्नलिखित में से कौन सी है? लोक कथा जो है ऑप्शन नंबर ए है पंडवानी लोक गाथा छत्तीसगढ़ राज्य की एक विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर है। पंडवानी का शाब्दिक अर्थ है पांडवों की कथा।
यह कथा वेद व्यास तथा द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत पर आधारित लोक कथा है। छत्तीसगढ़ में दो जनजाति निवास करते हैं, पंडा और कंवर। ये जनजाति अपने आय को पांडवों और कौरवों का वंश मानती है। पंडवानी कथा स्त्रोत में इन जातियों को भी अहम भूमिका रही है। प्रश्न 133 है इस राज की संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से मूल तत्व हैं? तो सही है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। जनजाति परंपराएं, कृषि व्यवस्थाएं, प्रकृति का सम्मान, है नहीं। कृषि राज्य की संस्कृति मूल तत्व जनजाति परंपराएं, कृषि व्यवस्था एवं प्रकृति का सम्मान है। संस्कृति किसी भी देश, जाति एवं समुदाय की आत्मा होती है। संस्कृति के माध्यम से ही जाति का, समुदाय के उन समस्त संस्कारों का बोध होता है। प्रश्न 134 है, परिवर्तन क्षोभ मंडल में वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान का प्रतिशत कितना भाग पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 75% पाया जाता है। परिवर्तन क्षोभ मंडल के वातावरण के कुल गैसीय द्रव्यमान का लगभग 70% भाग पाया जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल कहते हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओस, तूफान, मेघ गर्जनी आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.7 डिग्री की दर से घटता है। परिवर्तन मंडल की ऊपरी सीमा को ट्रांसट्रोपोपास कहते हैं। प्रश्न 135 से, भारत का संविधान एकात्मक है क्योंकि? इस क्वेश्चन को विलोपित किया है, लेकिन भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। भारत का संविधान एकात्मक है क्योंकि एकल न्यायपालिका है। राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्ति किए जाते हैं। शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में है। राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व है। एकल नागरिकता है नहीं। यहाँ 136 से प्रश्न करना है, विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उनमें विकसित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, है नहीं। नेतृत्व कौशल, सृजन क्षमता, मूल्यांकन साझा। विद्यार्थियों को दिए गए प्रोजेक्ट उसमें नेतृत्व कौशल, सृजन क्षमता, मूल्य संकल्पनाओं की समझ विकसित करते हैं। प्रश्न 137 है, सामाजिक विज्ञान के कक्षा में अध्यापन के लिए कौन सी संकल्पना प्रथम बताना चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन ये है वही सही है, परिवार। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अध्यापन के लिए परिवार की संकल्पना प्रथम बताना चाहिए। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो मानव व्यवहार और सामाजिक संबंधों से संबंधित है। यह शैक्षिक अनुभवों को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। परिवार सामाजिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, जिसका व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक महत्व है। परिवार में पति पत्नी रक्त या तक संबंध से संबंधित होकर गृहस्थी का निर्माण करते हैं। प्रश्न 138 से, भारत का संविधान लिखित है क्योंकि ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत का संविधान को उधार के थैले के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के अधिकतम स्रोत किसी न किसी देश से लिया गया है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 25 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान लिखित है क्योंकि यह एक निश्चित संविधान द्वारा बनाया गया है। यह एक निश्चित तिथि को लागू किया गया है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न 139 है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पौष माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है? तो पौष माह की जो पूर्णिमा मनाया जाता है वो छेरछेरा मनाया जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य का छेरछेरा त्यौहार पौष मास की पूर्णिमा को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन अन्नपूर्णा देवी तथा शाकंभरी देवी की पूजा की जाती है। यह उत्सव कृषि प्रधान संस्कृति के दानशीलता की परंपरा की याद दिलाता है। इस उत्सव में लोग घर घर जाकर अन्न का दान मांगते हैं तथा युवक दंडा नृत्य करते हैं। प्रश्न 140 है, निम्नलिखित अग्नि चट्टानों में से किसमें सिलिका की मात्रा 50% अधिक होती है? तो सिलिका की जो मात्रा होती है वो ग्रेनाइट में होती है। अग्नि चट्टानों में से ग्रेनाइट में सिलिका की मात्रा 50% अधिक पाई जाती है। अग्नि चट्टानें प्राथमिक चट्टानें होती हैं जो मैग्मा का लावा के जमने में बनती है। यह कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत संपन्न चट्टानें होती हैं। अग्नि चट्टानों में चुंबक लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइन, सोना आदि पाए जाते हैं। अग्नि चट्टानों के अंतर्गत ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाइट, ग्रेव आदि। प्रश्न क्रमांक 141 है, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सा शीत मरुस्थल है? तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि लद्दाख। प्रश्न, भारत के प्रदेशों में लद्दाख शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल वे मरुस्थल हैं जिनमें अत्यधिक सर्दियां होती हैं। ये मरुस्थल पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह मरुस्थल मानसून को प्रभावित नहीं होती है तथा यहाँ वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। प्रश्न क्रमांक 142 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे चौड़ा जलप्रपात है? सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि चित्रकोट जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चित्रकोट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात नदी और राज्य है। दूध सागर मांडवी गोवा एवं कर्नाटक की सीमा पर है। शिव समुद्र कावेरी कर्नाटक, जोग शरावती कर्नाटक में। प्रश्न क्रमांक 143 देखेंगे हम, इस राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो प्रथम लेखक जो थे वो हीरालाल काव्यगोपास थे, है नहीं, यही थे। छत्तीसगढ़ राज्य की बोली के व्याकरण के प्रथम लेखक हीरालाल काव्यगोपास थे। प्रश्न 144 से, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की? इसका सही आंसर गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध छत्तीसगढ़ के साहित्यकार थे जिन्होंने अपने लेखन में मार्क्सवादी दर्शन की व्याख्या की। मुक्तिबोध 20वीं सदी के एक प्रमुख हिंदी कवि
निबंधकार, साहित्य और राजनीतिक आलोचक थे। उन्हें निम्न कविताओं के लिए जाना जाता है। बाहर राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है अंधेरे में। प्रश्न 145 है। चौथे चीनी के कारखानों की स्थापना कहाँ की गई थी? चौथे चीनी कारखानों की स्थापना पंडरिया में की गई है। छत्तीसगढ़ में चौथी चीनी मिल पंडरिया कबीरधाम जिले में स्थापित की गई है। यह कबीरधाम जिले की दूसरी चीनी मिल है। इसे छत्तीसगढ़ राज्य में चीनी उत्पादन को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। प्रश्न 146 है। नर्मदा डेल्टा निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो नर्मदा डेल्टा ज्वार नदमुखी है। नर्मदा नदी उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। इसकी कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। यह नदी भौचौड़ के निकट ज्वारनद मुख का डेल्टा अरब सागर में बनती है। यह नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। मरकल नदी जबलपुर में भेलाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करता है। नर्मदा नदी की सहायकता नदियां तथा बरनेर, कोनार, माचक, हिरण आदि हैं। प्रश्न 148 से न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर है संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करना। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधान मंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी सीमाओं से बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है तो ऐसी प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित करता है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली जाती है। प्रश्न 149 है। एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका आवश्यक क्यों है? तो आवश्यक इसलिए है क्योंकि भारत की संघीय व्यवस्था का कनाडाई मॉडल पर संविधान में संघ स्तर पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर पद्धति को अपनाया गया है। भारतीय संविधान द्वारा सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मिक न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की स्थापना की गई है। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका आवश्यक है क्योंकि संविधान की व्याख्या करने के लिए, मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करने के लिए, केंद्र और राज्य के मध्य विवादों को हल करने के लिए। प्रश्न क्रमांक 150 है। इस्पात संयंत्रों की पूर्ति में इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिमी निम्नलिखित व्यवस्थाओं में से कौन सा सही है? तो इसका जो सही है ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला है नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही है। लौह और इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग में से एक है। जमशेदपुर अपने लौह और इस्पात उद्योग के लिए भारत का एक प्रसिद्ध शहर है। पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम है दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला। इस्पात एक मिश्र धातु है जो लोहे और कार्बन को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई जाती है। इसमें उच्च तन्यता शक्ति प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट 12 समाप्त हुआ। अब हम पार्ट 13 में देखेंगे, शिक्षक पाठ्यक्रम 2019 का देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं।